टटलू, इस शब्द को सुने हुए शायद आपको सालों बीत गए होंगे, पर यह शब्द शुरुआत थे आज के उस साइबर क्राइम की जो खुले तौर पर हमारी आंखों के सामने है। आज की वीडियो में हम टटलू से लेकर OLX और ब्लैकमेलिंग हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखें ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि इस सब के पीछे शुरू होने का सच क्या है। बात है 2004-2005 की। मेवात के ज़्यादातर लोग उस वक्त या तो खेती बाड़ी करते थे या बड़ी गाड़ी चलाया करते थे, जिसे 10 टैरा या 12 टैरा कहा जाता है। मेवात से कुछ लोग बिहार जमताड़ा की तर्ज पर सीख कर आते हैं कि कैसे थोड़े से असली सोने की मदद से पूरी नकली सोने की ईंट को असली साबित किया जाता है। कुछ लोग अपने नाम बदलकर नकली सोने की ईंट का इंतज़ाम करते और फिर उन्हें ज़रूरत पड़ती किसी ऐसे आदमी के फ़ोन नंबर की जो लालची होने के साथ साथ पैसे वाला भी हो। वो उसका नंबर लेते और कहते, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें अपने घर की खुदाई में सोने की ईंट मिली है, हमसे कोई लेगा नहीं तो सस्ते दामों में आप ले लो। सामने वाला लालच में आ जाता और पैसे लेकर ईंट लेने पहुंच जाता। जब सोने को चेक करने की बारी आती तो वो ईंट से काटे हुए सोने को असली सोने से बदल देते, इसलिए जब उसे चेक किया जाता तो वो खरा सोना निकलता। आदमी खुश हो जाता और पैसे देकर सोना ले जाता। फिर घर जाकर उसको पता चलता कि सोना नकली है, पर उस वक्त तक कहानी ख़त्म हो चुकी होती है। यहाँ पैसे आने के बाद उस वक्त कार्स कम होने के बावजूद टटलूबाज कार्स में घूमते और ऐश करने लगे। उनकी उम्र के लड़कों ने देखा तो उनको भी इन सब चीज़ों की इच्छा हुई। वो भी चाहते थे कि उनके पास भी रुपया पैसा आए। उस वक्त मेवात एजुकेशन में बहुत ज़्यादा नीचे था और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा चलन ना होने की वजह से लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। पर जिन लोगों के बच्चे ये काम कर रहे थे उन्होंने उन्हें रोका नहीं, और पुलिस के पास भी उस वक्त नेटवर्क ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी मुजरिम को पकड़ा जा सके। अभी तो ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है कि फ़ौरन मोबाइल से ट्रैक कर लिया जाता है, पर उस वक्त बहुत मुश्किल था। टटलू 1 दशक तक चला। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं था वो इसमें घुसने लगे और ऐसे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करने लगे जो बाहर हलाल कमाते थे। उनसे उनके मालिकों का नंबर लेते और फिर उन्हें रो धोकर अपनी जाल में फंसाते। पुलिस सक्रिय हुई और लोग पकड़े जाने लगे। हर तरफ होर्डिंग्स लगा दिए गए, अखबारों में खबर छपवा दी गई और कई तरीक़ों से लोगों को नकली सोने के खिलाफ जागरूक किया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे कम होता चला गया। 2015 से 2016 और नोटबंदी की शुरुआत होती है, और शुरुआत होती है एक नए तरीके के फ्रॉड की, OLX, जिसमें कई तरीकों से फ्रॉड किया जाने लगा। अब सोने की जगह सस्ती कार्स, दूसरी सस्ती चीज़ों का ऑफर दिया जाने लगा और टोकन मनी डलवाई जाने लगी या बुलाकर लूट लिया जाने लगा। ये भी कई सालों तक चला और एक हद तक अभी भी चल रहा है। अब इजी या शॉर्ट मनी की लोगों को आदत पड़ गई। इलिटरेसी होने की वजह से लोगों में ज़्यादा कोई सोच विचार नहीं था, उनको कमाना था, चाहे वो किसी और का पेट काट कर कमाए। लेकिन मेवात के लोग भी इसको लेकर फिक्रमंद होने लगे और परेशान होने लगे। वो हमेशा चाहते थे कि इस तरह की चीज़ों से मेवात दूर रहे और वो बदनाम हो रहा है। उन्होंने इसको रोकने के लिए वक्तन फवक्तन पंचायतें की, पर हालात पूरे तरीके से बदले जब दुनिया ने कोविड-19 को देखा। लोग घरों में थे, बाहर आ जा नहीं सकते थे और ना ही किसी को बुला सकते थे। तब शुरू हुई ब्लैकमेलिंग। इंटरनेट अब हर जगह चलाना आसान हो गया था क्योंकि हर जगह नेटवर्क थे, तो इस काम को किसी भी उम्र का आदमी, लड़का या लड़की बनकर कर सकता था। ये चीज़ फ्रॉड करने वालों को सबसे ज़्यादा आसान लगी और ज़्यादा फैलने लगी। लाखों रुपए के ट्रांजैक्शंस होने लगे और रेड बुल और महंगी गाड़ियों का कल्चर शुरू हुआ, जिसको पढ़े लिखे लोगों ने भी प्रमोट करने का काम किया। उन्होंने भी रेड बुल और इस तरह की चीज़ों का सहारा लिया। पर हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम जान सकें कि सिर्फ मेवात में ही क्यों, इसका जिम्मेदार कौन हुआ। अब इसके जवाब में 4-5 जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले है एजुकेशन। मेवात में एजुकेशन दर का कम होना। शुरुआत से ही जो लोग इस सब में पढ़े वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ज़्यादातर तो ऐसे थे जो 10वीं क्लास तक भी स्कूल नहीं गए। कम पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे का पेट काटना सही लगा। दूसरे नंबर की जो चीज़ आती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो अब तक होती रही तमाम चीज़ों का रूट कॉज है, यानी जो बेसिक वजह है। नौकरी ना होना, गरीबी, घर में तंग हालात अक्सर लोगों को उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां वो अगर नौकरी में होते तो शायद ना जाते। मेवात कम पढ़ा लिखा था तो नौकरी का सवाल ही नहीं था, तो बस जो मिला किया और इस तरह से उनको इसकी आदत लग गई। तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो है प्रशासन।
प्रशासन को सब पता होते हुए भी अपनी कमाई के लिए रिश्वत लेना और दोषी को ना पकड़ना हमेशा होता रहा है। मेवात में ये चीज़ नहीं थी। अगर किसी भी फ्रॉड के वक्त पुलिस प्रशासन अपना काम ठीक से करता तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता था, लेकिन पुलिस करने वालों के साथ मिल गई और इसने तूल पकड़ ली और लोकल लीडर्स ने भी मेवात की बर्बादी में पूरे हाथ सेके हैं। आखिरी चीज़, मेवात का 3 अलग अलग राज्यों में होना, जहां पुलिस से बचना बड़ा आसान हो जाता है। ज़्यादातर फ्रॉड करने वाले अपनी रिश्तेदारियों में चले जाते हैं जो दूसरे राज्यों में होती हैं, जिससे पुलिस को उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह की वीडियोस बना के मेवात पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, पर अगर यही लोग उस वक्त बोल जाते जब ये चीज़ें शुरू हुई तो आज मेवात के हालात कुछ और होते और आज मेवात के बारे में हर रोज़ वो खबरें नहीं छापी जाती जो आम दिन हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की। मेवात में बहुत सारी जगहों पर पंचायतें हुई, लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा कि अब हमारे गांव में काम नहीं होगा, पर वो कोशिशें भी अभी अधूरी हैं। हम मेवातियों को चाहिए कि हम मेवात की इस छवि को बदलें। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम में सिर्फ किसी एक जाति के लोग या एक समुदाय के लोग इन्वॉल्व हैं। जो लोग वहाँ पर रहते हैं, तमाम लोगों की खबरें, तमाम लोगों के नाम अखबारों में छापे जाते हैं, वो तमाम समुदायों से होते हैं। तमाम समुदायों को चाहिए कि एक साथ मिलकर कुछ ऐसी कोशिशें करें जिनसे इस नाम को ख़राब होने से बचाया जा सके, जिससे अपने आने वाली पीढ़ियों को ख़राब होने से बचाया जा सके, ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ें लिखें और उनके जहनों में ये बात बैठे कि पढ़ लिख कर ही कामयाब हुआ जाता है। अगली वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर बच्चों पर साइबर क्राइम का कितना गहरा असर पड़ा है, किस तरह से साइबर क्राइम उन नई ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है। आप इसी तरह हमें देखते रहिए।